Hello everyone, this is शहनीला and I welcome to my YouTube channel Study Addition। सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आज से इस चैनल पे आपकी सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिया है, कौन सा? यूथ कंपटीशन टाइम का प्रैक्टिस सेट लिया है, जो आपका बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इस बुक में आपके कितने प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं? 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिस सेट को हम लोग जल्दी ही यहाँ पर पूरी कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट से, बहुत से कैंडिडेट से पीछे रह जाते हैं। डिटेल चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उससे आपको अपनी जो आपकी प्रेपरेशन का चल रही है उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी को क्या है और मजबूत बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हिंदी आज की क्लास में पढ़ेंगे, इंग्लिश आपकी क्लास में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर आज की क्लास में? हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर कवर करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर साइंस विज्ञान को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए, आधा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करेंगे, आधा प्रैक्टिस सेट हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर पर्यावरण करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको अलग से मैम पढ़ाएंगी, यानी कि मैथ्स रीजनिंग वाली मैम दूसरी होंगी। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सुपर टेट की जो क्लासेस हैं ये आपकी 11 बजे या 3 बजे, इन दोनों में से टाइम आपको फिक्स करना है कि आपकी सुपर टेट की जो क्लासेस हैं वो आपकी कितने बजे रखी जाएं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 11 बजे आपके लिए सही रहेगा या 3 बजे सही रहेगा, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा टाइम आपका सूटेबल रहता है। चलिए यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूथ कंपटीशन की बुक ये आपकी बहुत बढ़िया है, कोई इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूथ कंपटीशन की बुक जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट लाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। अगर आपको डिटेल्ड क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये मेरा वादा है कि आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी, ज़रूर समझ में आएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर हिंदी यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, गद्यांश पहले दे रखा है। तो देखिए गद्यांश आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, आपको एग्जाम में अपना टाइम मैनेज करना होता है। टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना होता है कि किस तरीके से आप अपने टाइम को क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी किस तरीके से अपने टाइम को बचाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश दे रखा है, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसके जो है पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तब हमें आसानी होगी कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैसे तो आपको पता ही है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन आपको आंसर कैसे देना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पैराग्राफ मैंने यहाँ पर कर दिया, जल्दी से आप बताइए कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में या पारसौली में? ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लास्ट में मिलेगा। या तो क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में मिल जाता है या तो आपको लास्ट में मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जब आप पहले से पढ़ लेते हैं तब पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बसी रहती है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर दिया है, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया। अब देखिए सीधे आगे, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा। यानी कि जन्म इनका कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावा में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पूछा क्या गया है यहाँ पर जन्म, तो जन्म के लिए हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी, यानी कि वैशाली में क्या दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, वैशाली दे रखा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, गद्यांश का क्वेश्चन हो गया, अब देख रहे हैं पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पहले आप रीड आउट करेंगे। नंदनवंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, इस भाव का अर्थ क्या है? कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, या कुटिया बड़ी हो गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए। इस चीज़ को पढ़िए, इस पैराग्राफ को पढ़िए और फटाफट इसका आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, बोल उठी बिटिया में, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दिया, वह भोली सी, सुनिए, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पात, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। ठीक है, नंदनवंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, यानी कि उसकी छोटी सी कुटिया में क्या आ गया,
क्या उमड़ आया, क्या मतलब चीज़ें आ गई, यानी कि खुशी आ गई। मैं बचपन को बुला रही थी, ठीक है, ये बचपन को बुला रही थी, और क्या उनकी बोल उठी, उनकी बोल उठी बिटिया। नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया, यानी कि नंदन वंशी फूल उठी, क्या चीज़ उनकी जो है मतलब कैसे क्या आ गया है कि किसकी तरह फूल उठी, नंदन वंशी फूल उठी ये उनकी छोटी सी कुटिया, ठीक है, यानी कि उनके घर में क्या है, खुशहाली आ गई। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया सुंदर हो गई नहीं होगा, कुटिया में शांति छा गई नहीं होगा, कुटिया क्या जो थी, कुटिया जो थी छोटी थी और वो बड़ी हो गई ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। ऑप्शन यानी क्वेश्चन 2 को ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से पढ़िए। यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पूछा गया, कौन सा यहाँ पर रस होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा रस होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा होगा, बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी समृत थई, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। इस पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर देने हैं क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। छत से ईंट गिरी, अब इसमें बताना कौन सा कारक होगा। यहाँ पर पूछा गया कारक कौन सा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरीके से आपने कारक पढ़े होंगे। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा कारक होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एक तरीके से प्रैक्टिस है, आपको देखना है कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। छत से ईंट गिरी, अब देखिए यहाँ पर से दिया है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, एक करण से भी आता है, करण, करण से, ठीक है, यानी कि एक कारक अगर से दे रखा होता है उसके मीनिंग भी क्या होता है, से होता है, यानी करण में भी क्या होता है, से होता है, और आपका अपदान में भी क्या होता है, से होता है। देखिए समझिए, अपदान में भी क्या होता है, से होता है, ठीक है। तो अलग होने के लिए से होता है, यानी अलग जो चीज़ अलग हो रही होती वहाँ पर तब से यूज़ होता है, तो वो कौन सा हो जाता है, अपादान हो जाता है, ठीक है। जो चीज़ मिल रही होती है उसके लिए से यूज़ होता है, तो वो क्या हो जाता है, करण हो जाता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, से आपको दो जगह मिलेगा, एक तो करण में मिलेगा और दूसरे किस में मिलेगा, अपादान में मिलेगा। जो क्या है, अब देखिए छत से क्या है, छत से ईंट गिरी, तो छत अलग हो गई और ईंट अलग हो गई और फिर बीच में यहाँ पर से आया, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अपदान यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर बात है। तो इस तरीके से आपको कारक को याद रखना है, जो चीज़ अलग होगी उसके लिए अपदान आएगा, जो चीज़ मिलेगी उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए आ जाए करण आ जाएगा। जैसे कि कहेंगे आम पेड़ से गिरा, तो आम पेड़ से गिरेगा तभी इसमें कौन सा आ जाएगा, अपदान आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कलम से लिखा, तो कलम से लिखा तो उसमें कौन सा कारक आ जाएगा, करण आ जाएगा। तो जो चीज़ अलग होने के लिए यूज होगी वहाँ पर अपदान होगा, जो चीज़ अलग होने के लिए यूज नहीं होगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, करण आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। त्रि की ध्वनियां हैं, अब बताइए त्रि में क्या क्या चीज है, इसको तोड़ना है, सीधे आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो ता हो गया, ठीक है, ता में हलंत लग गया, ठीक है, धन हो गया और क्या हो गया, री हो गया। तो इस तरीके से आपको तोड़ करके इसका ये है। जैसे कि मान लीजिए इसको तोड़िए काम, तो काम को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़, देखिए हिंदी भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, सामान्य भाषा में समझेंगे, तब चीज़ें आपको समझ में आती है। अगर मान लीजिए काम को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, तो का हो जाएगा, का को जब का में से जब अड़ा की मात्रा निकाल देंगे तो का खाली बचेगा ना, तो हलंत लगा दिए, फिर क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, फिर धन आ जाएगा, फिर माँ आ जाएगा, फिर निकालेंगे इसमें माँ में जब आ की मात्रा निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो काम को तोड़ने पर ये आपका निकल के आया, उसी तरीके से इसको तोड़ने पे ये आपका निकल के आया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हिंदी को भी हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, सामान्य लैंग्वेज में समझेंगे, हिंदी की आपकी ठेठ लैंग्वेज की तरह नहीं समझेंगे कि चीज़ें आपको समझ में ही ना आए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग चीज़ों को करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। निम्न में से तद्भव शब्द है, अब बताना इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द बताना कौन सा है, कुमार हो जाएगा, कुक्कुर हो जाएगा, काजल हो जाएगा या कोढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है तद्भव शब्द बताना है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर आपको देना है, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे शब्द यानी कि ऐसे तद्भव का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो आपके संस्कृत से नहीं आते हैं बल्कि किससे आते हैं, प्राकृतिक से आते, प्राकृतिक भाषा से आते यानी प्राकृत भाषा से आते हैं, पाली भाषा से आते या अपभ्रंश भाषा से आते आते हिंदी भाषा में आते, उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है। और तद्भव का उल्टा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है तद्भव शब्द बताना, ना कि तत्सम शब्द बताना है। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी काजल आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। कुमार आपका तत्सम शब्द है, कुक्कुर भी आपका तत्सम शब्द है और कोड़ भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है। त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या होगा, त्यक्त शब्द का सही विलोम यानी कि एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट क्या होगा, ग्रहित होगा, त्याज्य होगा, तुच्छ होगा या प्रिय होगा। तो बिल्कुल इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रहित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ग्रहित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए त्याज्य का विलोम शब्द क्या होगा, त्याज्य का विलोम शब्द क्या होगा, तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको याद रखना त्याज्य का विलोम शब्द क्या होता है, ग्राह्य होता है। ठीक है, ग्राह्य। ठीक है, यह आधा हो जाएगा, ग्राह्य होता है। तुच्छ का विलोम शब्द क्या होता है, महान। अब तुच्छ तो आपको पता ही है, तुच्छ कहेंगे तुच्छ प्राणी है। ठीक है। प्रिय क्या हो जाएगा, प्रिय का अप्रिय हो जाएगा। ठीक है। तो वो तो आपका इजी है, ये याद रखिएगा। त्यक्त किसका विलोम शब्द है, ग्रहित का है। त्याज ग्राह्य याद रखना है, तुच्छ महान याद रखना है। तो 2 वर्ड ये आपके थोड़े से अच्छे हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्द का है। अब सीधे आपको बताना है यहाँ पर कौन सा विष्णु का पर्यायवाची है, यहाँ पर बताना है। बताइए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, बताइए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया उनका सभी का आंसर सही होता है। चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी और गरुड़ ध्वज। ठीक है। तो ये सारे आपके किसके, विष्णु के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा विष्णु के पर्यायवाची और आप याद रख लेंगे कौन से हो जाएंगे, नारायण भी क्या है, विष्णु का पर्यायवाची। नारायण भी आपका क्या है, विष्णु का पर्यायवाची है। जनार्दन, जनार्दन भी आपका किसका पर्यायवाची, विष्णु का पर्यायवाची है। श्रीपति भी किसका पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है। इसके अलावा लक्ष्मीपति भी किसका है, लक्ष्मी, एक मिनट, लक्ष्मीपति ये भी आपका किसका पर्यायवाची है, किसका हो जाएगा, विष्णु जी का हो जाएगा। कमलापति भी किसका पर्यायवाची, कमलापति, तो कमलापति भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची होगा। तो ये सारे आपके विष्णु जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये वाले पर्यायवाची भी आपको याद रखना है और इसके अलावा ये भी आपको पर्यायवाची याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है, पांडित्य हो जाएगी, पंडिताइन हो जाएगी, पठन हो जाएगी, या ये सभी। तो कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। अब आपको याद रखना भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, कहते किसे हैं, यानी कि ऐसी संज्ञा, ठीक है, किसके हिसाब से कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसका हम कैसे गुण है, उसके धर्म है, दशा है, इन सब से हम पता लगाएं, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि जिसको क्या हम उसके भावों के अकॉर्डिंग समझें, उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम क्या है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते उसको। ठीक है, यानी ऐसी कोई संज्ञा जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो कैसी संज्ञा होती है, आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर चीजें आप समझेंगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। बिल्कुल उसी के आपके ठेठ वर्ड के अकॉर्डिंग अगर चीजें हम लोग डेफिनेशन के तरीके से समझते हैं तो वो चीजें आपकी क्या है, दिमाग में आपके सेट नहीं होती हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसको क्या है, उसके हम अर्थ के अकॉर्डिंग समझे, ठीक है, उसके क्वालिटी के हिसाब से समझे, ठीक है, उसकी दिशा के हिसाब से समझे, सॉरी उसकी दशा के हिसाब से, उसकी पोजीशन के हिसाब से समझे, तो वो क्या संज्ञा कैसी होती है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो पंडित से क्या बन जाएगा, पांडित्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पांडित्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें संज्ञा कितने प्रकार की होती है, देखिए चीज आप समझिए। संज्ञा जो है, संज्ञा मतलब आपके इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउन। ठीक है,
आप यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी से और हिंदी को इंग्लिश से यहाँ पर चीज़ें हम लोग समझेंगे। हिंदी की व्याकरण अलग है, इंग्लिश की व्याकरण अलग है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर सिमिलरिटीज़ आपको मिलती हैं। इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके दोनों को हम कंपैरेटिवली चीज़ें करेंगे। समझ में आया? तो संज्ञा आपकी कितनी होती है, ये आपकी संज्ञा होती है। एक तो आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चौथी आपकी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, द्रव्यवाचक यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवी आपकी कौन सी हो जाएगी, भाववाचक, जो आपको क्वेश्चन में है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हिंदी में इतनी चीजें याद रखनी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, शॉर्ट में भी लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। जातिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन के उल्टा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन और क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन और क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। समूहवाचक क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में, हिंदी में मैंने आपको दोनों चीज बता दी, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हिंदी में आपका अलग है, इंग्लिश में अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें आपको 80% आपको हिंदी की व्याकरण और इंग्लिश की व्याकरण आपको एक जैसी मिल जाएगी, जो आपके कॉम्पिटिशन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी पढ़ाया तो आपको दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बात कर रही थी, तो पांडित्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और इसके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दे दूं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर मानव, अब मानव जो है वो आपका किस तरीके का, पहली बात तो संज्ञा है, पहले आपको ये बताना है। तो मानव जो है आपकी किस तरीके की संज्ञा है, ये आपकी संज्ञा है, ये आपकी कैसी संज्ञा है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बताइए यहाँ पर किस तरीके की संज्ञा हो जाएगी, मानव आपकी किस तरीके की संज्ञा हो जाएगी, ये आप मुझे बताएंगे सबसे पहले। तो कैसी हो जाएगी, तो मानव आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के बल्कि क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों, क्योंकि मानव का यहाँ पर कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी मानव का अगर हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लो हमने नाम दे दिया, तो नाम ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो नाम आपका हो जाएगा ये कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। समझिए चीजों को, तब आपको चीजें समझ में, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, और इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन बोलेंगे, इसका प्रॉपर इनका नाम दे दिया गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी वर्ड का यानी कि मानव का अगर आपको बनाना हो, भाववाचक संज्ञा बनाना हो, तो क्या बनाएंगे, मानवता बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मानवता। क्या बनाएंगे, मानवता। तो मानव का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, मानव की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी मानवता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए सुंदर दिया है, सुंदर, सुंदर आपका क्या है, ये आपका क्या है, विशेषण है। सुंदर आपका क्या है, ये आपका विशेषण है। चीजें समझते जाइए, ये आपका क्या है, विशेषण है। और इससे अगर आपको क्या बनाना हो, संज्ञा बनानी हो, तो आप कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। सुंदर आपका क्या है, एक के तरीके का क्या है, विशेषण। जैसे कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो सुंदर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। इसका नाउन अगर बनाएंगे तो कौन सा नाउन बनेगा, सुंदरता। कौन सा नाउन बनेगा, सुंदरता। और सुंदरता भी किस तरीके का नाउन, नाउन तो है ये, संज्ञा तो है ये आपका, लेकिन संज्ञा भी आपकी किस तरीके की है, तो भी ये भी आपकी संज्ञा कैसी, भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि सुंदरता को भी आपके क्या है, उसके गुण के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप छू नहीं सकते। इसलिए आपकी सुंदरता भी क्या हो गई, सुंदरता भी आपकी संज्ञा है। और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब चीज़ों को आप समझेंगे, समझ के चीज़ें करेंगे, तो बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। क्लियर, इतनी चीज़ यहाँ पर हम रखते हैं, आगे चलते हैं, फिर आगे चीज़ें आएंगी तो मैं ज़रूर आपको हर चीज़ इसी तरीके से बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लगते तो एक वचन है पर होते आपके बहुवचन है। बताइए, हस्ताक्षर हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, या तिजोरी हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो आपका हस्ताक्षर है, जैसे हम बोलते हैं उसके हस्ताक्षर बहुत अच्छे हैं। क्या बोलते हैं, अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं। तो जो आपका हस्ताक्षर है ये आपका हमेशा किस में यूज होता है, ये आपका हमेशा किस में यूज होता है, बहुवचन में यूज होता है। इसके अलावा आपके बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके बहुवचन में यूज होते हैं और जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं।
उनको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिससे कि आप यहाँ पर नोट डाउन करिए और चीज़ों को यहाँ पर आप क्या करनी लर्न करिए। जैसे कि आपका बाल है, ठीक है, बाल है, 1 मिनट रुकिए, बाल है। अब देखिए यहाँ पर समाचार पत्र दिया भी है, तो समाचार, देखिए समाचार जो है आपका, समाचार जो आपका है वो आपका कैसा शब्द है, ये आपका कैसा है, बहुवचन शब्द हमेशा यूज होता है, बहुवचन हमेशा बहुवचन में यूज होता है। और अगर समाचार पत्र यहाँ पर लग गया, पत्र लग जाए, तो ये आपका एक वचन और प्लस बहुवचन दोनों में यूज होता है। समझ में बात आई? समाचार आपका हमेशा बहुवचन में यूज होता है और समाचार पत्र जो है आपका वो आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होता है। इसी तरीके से चिड़िया है, तो चिड़िया आपका एक वचन है, अगर इसमें हम क्या है चंद्रबिंदी लगा देंगे चिड़िया हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तिजोरी भी आपकी क्या है, एक वचन, तिजोरी और तिजोरियां, ठीक है, तिजोरी भी आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होता है। लेकिन आपका हस्ताक्षर है, बाल है, समाचार है, ठीक है, इसके अलावा आपके दर्शन है, ठीक है, दर्शन, ठीक है, कहते हैं भगवान ने दर्शन दिए। आंसू है, तो आंसू भी आपका बहुवचन में यूज होता है। इसके अलावा प्राण, उनके प्राण निकल गए, क्या बोलते हैं, उनके प्राण निकल गए, ना बोलते हैं उनके प्राण निकल गया, ठीक है। फिर अगला है होश, उनके होश उड़ गए, ये नहीं कहते उनका होश उड़ गया, ठीक है, उनका होश उड़ गया नहीं, उनके होश उड़ गए। तो इस तरीके से कुछ वर्ड आपको याद रखने हैं। हस्ताक्षर हो जाएगा, बाल हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, हो जाएंगे बल्कि प्राण हो जाएंगे, होश हो जाएंगे। तो ये सारे शब्द आपके क्या है, हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा, लोग भी हमेशा बहुवचन में यूज होता है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो शब्द आपके हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंसना कैसी क्रिया है? अब देखिए यहाँ पर बताना है हंसना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है या आपकी अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में बताती चल रही हूँ। सकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। देखिए कुछ चीजें आपकी हिंदी में मैच करेंगी, कुछ चीजें आपकी हिंदी में मैच नहीं करेंगी, ठीक है। जो चीजें मैच करें बस वही चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो सकर्मक क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती है और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, ऐसी क्रिया जिनका क्या है इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक यानी कर्म के साथ जिनका इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और जिसका इफेक्ट कर्ता पे पड़ता है यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब हंसना यहाँ पर कैसी क्रिया है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, तब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो आपकी कौन सी हो जाए, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी, ठीक है। जिसमें कर्म होता है सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता उसमें अकर्मक हो जाएंगी। जैसे कि वह हंसी, तो क्या हो जाएगा, हंसी के बाद में कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मैंने एक किताब लिखी, देखिए चीजें समझिए, मैंने एक किताब, ठीक है, लिखी। अब यहाँ पर लिखना जो है वो आपका कैसा है, लिखना आपका सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक किताब क्या है, आपका कर्म दिया है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मैंने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लिखना क्या हो गया, वर्ब यानी क्रिया हो गया, और एक किताब क्या होगा, यहाँ पर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सकर्मक हो जाएगी, सा मतलब साथ रख लीजिए, सहित रख लीजिए, ठीक है। जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सकर्मक हो जाएगी, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो आपका अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। अगर डिटेल में आपने चीजें पढ़ी होंगी तो आपको चीजें यहाँ पर जरूर समझ में आ रही होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे हंसना है, रोना है, ठीक है, लेटना है, ये सारी चीजें कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। इसके अलावा उड़ना है, उड़ना भी आपकी कैसी क्रिया है, ये भी आपकी कैसी क्रिया है, ये भी आपकी अकर्मक क्रिया है। इसके अलावा सकर्मक में कौन से, जैसे कि लिखना है, ठीक है, लिखना, आप जैसे कहेंगे मैं लिख रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो लिख रही हूँ, मैं किताब लिख रही हूँ, मैं नॉवेल लिख रही हूँ, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। पकाना, मैं खाना पका रही हूँ, मैं पिज़्ज़ा पका रही हूँ, ठीक है, मैं सेवई पका रही हूँ, मैं गुजिया पका रही हूँ। तो इस तरीके से पकाना भी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, लिखना भी क्या होगी, सकर्मक क्रिया,
ठीक है। बोलना भी क्या हो जाएगा, सकर्मक। जैसे कि मैं बोल रही, तो मैं बोल रही तो कुछ तो बोल रही होंगी, तो यानी कि जैसे कि मैं किसी के बारे में बोल रही होंगी, तो इस तरीके से सकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको सकर्मक अकर्मक आपको दोनों यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, टिकाऊ में प्रत्यय है। अब बताना है आपको, उपसर्ग और प्रत्यय आपका पूछा जाता है। ठीक है, जो आपके आगे लगता है वो क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और जो आपका पीछे लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। जो शब्द के आगे लगेगा उसको उपसर्ग बोलेंगे, जो शब्द के पीछे लगेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो बोलिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा, ऊ होगा, आऊ होगा, वू होगा या उक होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आऊ जो है यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, आऊ प्रत्यय लगा हुआ, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर ऋषिकेश की संधि है। अब आपको बताना है इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऋषि, हाँ अब यहाँ पर देखिए निकल के क्या आ रहा है, छोटा आ और प्लस बड़ी ई, छोटा आ और प्लस बड़ी ई निकल के आ रहा है, छोटा आ धन बड़ी ई। ठीक है, आपकी हिंदी में बोलते हैं छोटा आ। ठीक है, आ प्लस बड़ी ई, यानी कि अब यहाँ पर मैं प्लस, मुझे बोलने की आदत है क्योंकि मैं आपको क्या मैं बोल रही हूँ कि आपको हिंदी भी आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अ धन बड़ी ई या बड़ी ई ऐसे बोला जाता है। वैसे आपको पढ़ना कैसे चाहिए, ई। ठीक है, वैसे छोटी ई बड़ी ई बोल देते हैं ना, लेकिन होना क्या चाहिए, ई। तो अ धन ई, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए बन जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर संधि लग रही, तो अ धन ई यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, यानी कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग यहाँ पर हैं। पतझड़ में समास है, पतझड़ में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, बहुब्रीय हो जाएगा या द्वंद्व हो जाएगा। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुब्रीय समास हो जाएगा। क्यों, पतझड़ किसे कहते हैं, यानी कि जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। ठीक है, झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, वो कौन सा क्या कहलाता है, पतझड़। यानी झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, वो क्या कहलाएगा, पतझड़ कहलाएगा। यानी कि क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, तीसरा आंसर निकल के आता है, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, तीसरा निकल के आता है। उसको क्या बोलते हैं, पतझड़, उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीय समास बोलते हैं। जैसे कि हो जाएगा आपका दशानन, जिसके आनन कितने, 10 हो जिसके आनन, यानी कि रावण। तो रावण क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीय समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके बहुब्रीय समास में ज्यादातर आपके किसके नाम होते हैं, भगवान के नाम होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीय समास हो जाएगा। करण तत्पुरुष नहीं होगा, कर्म तत्पुरुष नहीं होगा, यानी कि तत्पुरुष में करण तत्पुरुष दे रखा है, कर्म तत्पुरुष दे रखा है, द्वंद्व दे रखा है। द्वंद्व में कैसे, जैसे हो जाएगा रात दिन। ठीक है, द्वंद्व में कैसे हो जाएगा, रात दिन। ठीक है, ऊपर नीचे, तो राजा रानी। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके सबके कारक यूज होते हैं। तो यहाँ पर जल्दी करते हैं ना, काफ़ी एक क्वेश्चन में ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया उनका सभी का आंसर यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको फटाफट देना है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बताइए यहाँ पर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। इसमें छंद बताना है, सीधे आप मात्राएं जोड़िए और मात्रा जोड़ करके आप चीज़ें यहाँ पर बताइए। ठीक है, चलिए मात्राएं यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए लगाते हैं। इसमें आपकी हो गई 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई। ठीक है, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 1 1 हो गया, 1 2 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं, पहले इसको गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि पहले छंद में कितनी आ रही हैं, पहले इसमें भी लगा लेते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, देखिए मात्रा ज़रूर आप लगाइएंगे या गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें कितनी आ गई, 13 मात्रा आ गई। ठीक है, इसमें कितनी आ रही थी, इसमें कितनी आ रही, चलिए अभी फिर से काउंट कर लेंगे, अभी मैंने भूल गई मैं कितनी आ रही थी। देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितनी आ रही, 11। ठीक है,
ठीक है, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें आपकी 13 हो रही होंगी और इसमें भी आपकी 11 आ रही होंगी। यानी कि पहले और तीसरे चरण में आपकी कितनी मात्रा आ रही? 13 मात्रा आ रही। पहले और तीसरे चरण में आपकी कितनी मात्रा आ रही? 13 मात्रा आ रही। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी आ रही? 11 मात्राएं आ रही। अब यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर छंद होगा। तो यहाँ पर जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 11 मात्राएं होती है। ये अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अलंकार छंद कौन सा हो जाएगा? अलंकार में बोलने लगी। ये छंद कौन सा हो जाएगा? ये आपका दोहा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये आपका दोहा छंद हो जाएगा। और दोहा का उल्टा कौन सा होता है? सोरठा होता है। दोहा का उल्टा कौन सा? सोरठा होता है। जिसके पहले, ठीक है, पहले और तीसरे पंक्ति में, पहले और तीसरे चरण में क्या है? 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और क्या है? दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती है। जस्ट इसका क्या होता है? सोरठा। इसका दोहा सोरठा आपके क्या है? आपस में ये ऑपोजिट होते हैं। समझ में बात आई? इसके अलावा यहाँ पर दिया है रोला दिया है, तो रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। और बरवे में क्या होता है? 12 व 7 मात्रा पे यति होती है। ठीक है, तो बरवे में यहाँ पर 12 याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, इतने ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप टीजीटी पीजीटी हिंदी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, यानी कि हिंदी आपकी कैसी है? सुपर टेट और केवीएस और DSSB लेवल की आपकी हिंदी यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग लगा के और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना आप जो है क्या है चीज़ें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको जितना आता होगा वो भी आप भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? कहावत का सही अर्थ बताइए। अब देखिए यहाँ पर मुहावरे से भी दिया है, हर तरीके के क्वेश्चन दिए हैं जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं उस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं और 20 और हाँ ठीक है, तो कितने नहीं कितने आ जाएंगे? हाँ, तो कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन में आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आपकी आती है। 40 क्वेश्चन में आपकी हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत यहाँ पर आपकी पूछी जाती है। चलिए उतर गई, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी। हाँ सही है, हिंदी आपकी आती है, हिंदी आपकी आती 20 नंबर की, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी और 10 नंबर की आपकी संस्कृत हो जाएगी। तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? जल्दी से यहाँ पर बताइए कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं होता है। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से बेशर्म हो जाते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से चीज़ें करते हैं कि फिर वो सोचते ही नहीं कि उनकी इज्जत जा रही है या नहीं जा रही। जैसा कि आपने देखा होगा टिकटॉक जब आया था तो उसमें कुछ ऐसे जो है वीडियोस लोग बनाते थे जो पूरी तरीके से बिल्कुल अजीब लगते थे। ठीक है, और उनको लगता ही नहीं था कि नीचे कॉमेंट किस तरीके के आ रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी आप यूट्यूब में देखेंगे तो कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं, जैसे कि आपकी जो रोस्ट वाली वीडियोज़ होती है ना, रोस्ट करते एक दूसरे को, तो उसमें चाहे जितनी गालियाँ पड़ी हों, लेकिन उन यूट्यूबर्स को बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो इसी तरीके से उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो बेशर्म हो चुके व्यक्ति जो पूरी तरीके से बेशर्म हो चुके होते हैं उनको अपनी इज्जत गवा देने का भय नहीं होता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से पहले से बेशर्म हो चुके हैं तो उनको क्या है, अपनी इज्जत गवा देने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ लीजिए कौन सा, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर सीधे आपको क्या मिल गया? मनो। तो जहाँ पर मनु, मनो, जनु, जनो इस तरीके से वर्ड आ जाएं, ठीक है, इस तरीके से शब्द आ जाएं तो सीधे आपको क्या लगाना? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। बस आपको ये वर्ड मिल गया, इसके अलावा आप सीधे यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। ठीक है, जल्दी से इसको देखिए और बताइए इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिए, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा चल रहा था, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बताना है आपको।
जल्दी से बताइए। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर विश्वम्भरा, ठीक है, विश्वम्भरा, विश्व, विश्वस्त और विश्राम, ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी बताया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। अब देखिए, एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर बताना है काकू शब्द का, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, अब मैं बाद में इरेज किया करूंगी। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, कटु हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, या व्यंग्यज्ञ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, या व्यंग्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कौवा, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा हो जाएगा, कौवा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए जिन्होंने बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है, ठीक है, बताइए। हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन हैं, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन है, संस्कृत के आपके 10 क्वेश्चन है। तो निर्वात का समानार्थी शब्द होगा, तो निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होगा, बिना हवा वाला, ठीक है, यहाँ पर हवा नहीं होती उसको बोलते हैं निर्वात बोलते हैं, बिना हवा वाला। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जिन्होंने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको पैराग्राफ मिलता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए, हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधी जीज विल, यानी कि जो आपकी कस्तूरबा गांधी थी उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, गांधी जी की जो विल थी, वसीयत जो थी, उस पर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर इसकी हिंदी समझेंगे, फिर चीज़ों को हम यहाँ पर करेंगे। 1 मिनट, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिए, द महात्माज रिमार्केबल वाइफ, कौन, कस्तूरबा, महात्मा जी की जो रिमार्केबल यानी कि आपकी इनकी प्रिय वाइफ, ठीक है, महत्वपूर्ण, वैसे तो रिमार्केबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर का मतलब उनकी जो है श्रेष्ठ वाइफ, कौन, कस्तूरबा, डिड नॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, व्हेन ही फेल्ड टू सेट असाइड एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ, जब क्या है वो असफल हुई अपनी कोई भी वेल्थ की प्रॉपर्टी को असाइड करने में, फॉर द यूज ऑफ हर, से अपने यूज के लिए, एंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के यूज के लिए। मैरिड इन अर्ली यूथ, वो क्या है बहुत जल्दी उनकी शादी हो गई थी, यानी कि अर्ली एज, अर्ली यूथ का मतलब जल्दी उनकी शादी हो गई थी। देखिए चीज़ों का आप समझ के करेंगे। गांधी एंड हिज वाइफ टुक द वो, उन्होंने क्या की, गांधी और उनकी वाइफ ने प्रतिज्ञा ली, ऑफ सेलिब्रेसी आफ्टर द डेथ ऑफ सेवरल सन्स, यानी कि उन्होंने क्या है एक तरीके से प्रण लिया, ठीक है, किस तरीके से प्रण लिया, यानी कि वाइफ, हाँ, कि उन्होंने गांधी जी ने और उनकी वाइफ ने प्रण लिया। अब सेलिब्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का क्या है उन्होंने प्रण लिया, आफ्टर द बर्थ ऑफ सेवन, यानी कि उनके जब बच्चे बहुत से होने के बाद, उनके जब बेटे बहुत से होने के बाद उन्होंने क्या है ब्रह्मचर्य का क्या है प्रतिज्ञा ले ली। फिर क्या है, अ ट्रैंक्विल हीरोइन इन द इंटेंस ड्रामा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझिए इसका मतलब क्या होता है, पूरा यहाँ पर निकालिए पहले, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश का इसको समझ भी लीजिए। अ ट्रैंक्विल हीरोइन इन द इंटेंस ड्रामा, इसका मतलब होता है गहन नाटक में एक शांत हीरोइन, ठीक है, दैट हैज बीन देयर लाइफ टुगेदर, ठीक है, हैज बीन लाइफ देयर टुगेदर, कस्तूरबा हैज फॉलोड, कस्तूरबा ने फॉलोड किया, किसको फॉलो किया, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, टू प्रिजन, यहाँ तक प्रिजन में भी मतलब उनके साथ ये क्या है जेल भी गई। शेयर्ड हिज 3 वीक फास्ट, जो उन्होंने 3 वीक फास्ट रखा था, जो उन्होंने व्रत रखा था, उसमें भी उन्होंने शेयर किया, यानी कि इन्होंने भी फास्ट साथ में रखा है। एंड फुली बॉर्न हर शेयर ऑफ हिज एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जो एंडलेस यानी कि जो आपकी कभी ना खत्म होने वाली जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको भी क्या है इन्होंने क्या किया, उनका भी निर्वाह किया, यानी कि उनको भी क्या है इन्होंने शेयर किया। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ का मीनिंग निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको समझ के चीज़ें यहाँ पर निकालनी होती है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ना निकाल करके, उसमें देखिए उसका भाव क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया कि हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधी जीज विल, यानी गांधी जीज विल पर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, उन्होंने क्या किया गांधी जी के डिसीजन को एक्सेप्ट किया, विदाउट आर्ग्यूइंग, मतलब बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी बहस के उन्होंने यानी कस्तूरबा गांधी जी ने गांधी जी का जो डिसीजन था उसको क्या है एक्सेप्ट किया। क्लियर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर द इवनिंग स्टार राइजेज व्हेन, इवनिंग स्टार जब राइजेज होते हैं तब क्या होता है। इवनिंग स्टार यानी कि जब रात के तारे क्या है क्या कहते हैं रेजेज, तो रेज होते हैं तो क्या होता है, राइजेज नहीं रेज है यहाँ पर। व्हेन द बर्ड लीव देयर नेस्ट इट इज मिडनाइट इट इज डॉन,
ठीक है, द सन डिसेंड्स, ठीक है, डिसेंड्स इन द वेस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, ठीक है, द सन डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग में होता है चढ़ना और डिसेंडिंग में होता है उतरना। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग होगा तो यानी चढ़ने को बोलते हैं, और डिसेंडिंग मतलब उतार को बोलते हैं। जैसे कि जीना चढ़ने को क्या बोलेंगे, असेंडिंग, और जीने से उतरने को यानी सीढ़ी से उतरने को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपने नंबर्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब सन क्या होता है, डिसेंडिंग इन द वेस्ट, जब सूर्य क्या है पश्चिम में डूब रहा होता है, द इवनिंग स्टार डज शाइन, और जो इवनिंग स्टार होते हैं क्या करते हैं, चमकते हैं। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, बर्ड्स क्या हो जाती है, अपने नेस्ट में क्या हो जाती है, चुपचाप बैठ जाती है यानी चली जाती है। तो यहाँ पर सीधे शुरुआत का ही मिल गया है, तो इसलिए तो क्या होगा, द इवनिंग स्टार रेजेज, इवनिंग स्टार उठते हैं, तब क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर होना चाहिए। क्यों, द सन डिसेंडेड, जब सन क्या है पश्चिम में छिपता है, तब क्या है, इवनिंग स्टार क्या हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। जब सूरज क्या है डूबता है तभी तो तारे निकलते हैं, तो ऐसे बनेगा द इवनिंग स्टार रेजेस, यानी इवनिंग स्टार क्या हो जाती है, रेज मतलब उठते हैं। व्हेन द सन डिसेंड्स इन द वेस्ट, जब सूरज क्या है कहाँ जाता है, वेस्ट में जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड आउट हाँ, फाइंड आउट विच इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अब यहाँ पर प्रेडिकेट पूछा गया है। यहाँ बताना जैसे कि आपके सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो यही आपको बताना है, आपके जो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, तो क्या हो जाता है, एक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर प्रेडिकेट के भी इसी तरीके से पार्ट होते हैं और सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो एडजेक्टिव भी आपका कौन सा, प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है। डिटर्मिनर भी आपका सब्जेक्ट का पार्ट होता है, एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट का पार्ट होता है, डिटर्मिनर भी आपका सब्जेक्ट का पार्ट होता है, और क्वालिफायर भी आपका क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा आपका क्या है, किसका पार्ट होता है, हमेशा आपका प्रेडिकेट का पार्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आई एम अ गर्ल, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, आई एम अ गर्ल, तो ये यहाँ पर क्या है, आ गर्ल, इसका क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा क्या है, आपका देखिए सुनिए, ये आपका आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। एम आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और अगर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात आई। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपका कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होता है, ये तारीफ के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर वो वाला कॉम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ पर आई होता है, ठीक है। तो एल के बाद जो ई होता है उसका मतलब क्या होता है, पूरक होता है। जो किसका पूरक होता है, वो सब्जेक्ट का पूरक होता है, कर्ता का पूरक होता है। तो आई आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एम अ गर्ल आपका क्या हो जाएगा, पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा, और जो आ गर्ल है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ में आई। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपका प्रेडिकेट का पार्ट होता है, जबकि आपका एडजेक्टिव आपका, डिटर्मिनर आपका, क्वालिफायर आपका सब्जेक्ट का भी पार्ट हो सकता है। एडजेक्टिव आपका किसमें, एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट में भी होता है और प्रेडिकेट में भी हो सकता है, दोनों में आपका हो सकता है, ठीक है। डिटर्मिनर भी आपका सब्जेक्ट में भी हो सकता है और प्रेडिकेट में भी हो सकता है। क्वालिफायर भी आपका क्वालिटी बताने का काम होता है, तो क्वालिटी भी आपका सब्जेक्ट में भी हो सकता है और प्रेडिकेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से प्रेडिकेट को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ी होंगी तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। डिटेल क्लासेस आपको चाहिए इंग्लिश की तो आप मुझे बताइएगा, आपको इंग्लिश में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए अब यहाँ पर आप बताना है यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा, हैज़ लगेगा, हैड लगेगा, हैव लगेगा, या आपका विल हैव लगेगा, यानी कौन सा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगा। अब देखो यहाँ पर दिया ईदर मुन्नी और चुन्नी, इसको आइदर बोलिए या ईदर बोलिए, सेम चीज, ठीक है। ईदर मुन्नी और चुन्नी, जब दो सब्जेक्ट कभी भी और से जुड़े होते हैं, जब दो सब्जेक्ट कभी भी और से जुड़े होते हैं तो उनके साथ वर्ब हमेशा जो वर्ब हमेशा कैसी लगती है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगती है, ठीक है। हमेशा कैसी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लगेगी। समझ बात आई, समझिए चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को समझिए। जब कभी भी दो सब्जेक्ट यानी कि आपका देखिए मुन्नी यानी कि दो मुन्नी और चुन्नी, जब दो सब्जेक्ट आपके क्या है और से जुड़े होते हैं तो उसमें हमेशा जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया जो लगेगी वो हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज होता है,
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसका सेंस निकालते हैं, फिर यहाँ पर हम चीज़ें करते हैं। ठीक है, सेंस निकालिए फिर चीज़ें करते हैं। ईदर मुन्नी और चुन्नी, या तो मुन्नी ने या तो चुन्नी ने हैज़ लॉस्ट हर पेन, उन्होंने क्या है, दोनों में से किसी एक ने अपना पेन क्या है, खो दिया है। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, हैज़ लगेगा, खो दिया है। अब टेंस कौन सा ये बनेगा, टेंस भी देख लीजिए कौन सा बनेगा, तो बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। कौन सा बनेगा, प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, इंग्लिश भी आपको मैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ा दूंगी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपको इंग्लिश आनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको मैं बता दूं क्या पहचान होती है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा होता है, सब्जेक्ट दिया रखा है, इनकी पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट होता है, फिर इसके साथ क्या होता है, हैज़ या हैव का यूज़ होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है यानी कि V3 का यूज़ होता है, फिर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा जो और चीज़ें होती है वो भी आपकी हो जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये आपकी किसकी हो जाएगी, किसकी पहचान हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो जाएगी। किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो जाएगी। अगर पास्ट होगा तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, हैड लगेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने हैज़ लिख दिया। अगर पास्ट होगा तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, हैड लग जाएगा। और अगर फ्यूचर होगा यानी कि फ्यूचर परफेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, विल हैव। ठीक है, विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव का यूज होगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इस तरीके से आपको टेंस पूरे याद होने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से आपको टेंस पूरे 12 लर्न होने चाहिए। और उनकी यानी कि हैं तो 3, यानी कि उनको भी क्या है, 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात चल रही है, ना कि पास्ट की बात चल रही। अगर पास्ट होता तो यहाँ पर हैड का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अगर फ्यूचर की बात होती तो यहाँ पर विल हैव का यूज़ कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पर हैज़ लगेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए उसकी हिंदी भी तो निकालेंगे ना, कि उसका सेंस भी दे देखेंगे क्या चीज़ यहाँ पर आ रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है पहले तो ये समझिए। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, एडवर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये हो गया। जो शब्द, अब देखिए हिंदी में क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब देखिए इंग्लिश की हम बात करते हैं। जो शब्द क्या है, सुनिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए एडवर्ब क्या होता है, जो शब्द क्या है, किसकी बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताते हैं। और किसकी बताते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। और जो अपने ही एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब का काम क्या होता है, 3 चीज़ की विशेषता बताना होता है। एक तो क्रिया की विशेषता बताता है, एक तो बताता है किसकी, विशेषण की विशेषता बताता है, और एक क्या है, अपने ही एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, यानी कि खुद के ही यानी कि अपनी भी विशेषता बताता है। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, 3 चीज़ की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड सही होगा, एपेस होगा, मीक होगा, फेस होगा या फरी होगा, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे चलती हूँ यहाँ पर। ठीक है, फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया, क्रिया विशेषण। मैं लिख देती हूँ क्रिया विशेषण। ठीक है, इसकी आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए और चारों वर्ड के मीनिंग भी बताना है आपको, कौन कौन से वर्ड का क्या क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, 25 का देना है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो आपके आंसर किस पे जाना चाहिए था, ऑप्शन ए पे जाना चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एपिक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, तेज गति से। क्या इसका मीनिंग होता है, तेज गति से। अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी तो आप चीज़ें समझ पाएंगे, तेज गति से। तो ये क्या हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। मीक क्या हो जाएगा, ये इसका मीनिंग होता है शांत, ठीक है, शांत। तो शांत वर्ड कैसा है, मीक कैसा आपका हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, यानी पानी बहुत क्या शांत है, तो मीक आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी कि क्या है, ये विशेषता बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव जो है, सुनिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे उनको एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव और अपने ही एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो मीक का मतलब होता है शांत, और शांत यहाँ पर कैसा शब्द है, ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि ये क्या है, विशेषण है। फेस का मतलब यहाँ पर देखिए, फेस का मतलब होता है सामना करना भी होता, और फेस का मतलब चेहरा भी होता है, ठीक है। फेस का मतलब चेहरा भी होता है, एक होता है आपका सामना, ठीक है, करना। अब चेहरा अगर होगा, चेहरा होगा, चेहरे के सेंस मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये नाउन बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, नाउन। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, आपने पढ़ा होगा, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जो किसी भी चीज़ के नेम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका मार्कर है, ये आप जो क्या कहते हैं PDF देख रहे हैं, ठीक है, ये इंक है, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी संज्ञा हो जाती हैं, ठीक है। तो चेहरा आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, यानी कि संज्ञा हो जाएगी। और सामना करना क्या हो जाएगा, किसी भी काम को, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो क्या होता है, आपका वर्ब होता है। वर्ब का मतलब क्रिया होती है, ठीक है। तो वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से फेस आपका नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और आपका वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। इसके अलावा कौन सा ये वर्ड दिया, फरी। अब फरी का मतलब क्या होता है, अत्यधिक गुस्सा यहाँ पर मतलब है, ठीक है। ये फरी फर वाला नहीं दिया है, ये फरी का मतलब अत्यधिक गुस्सा वाला दिया है। जो क्या होता है, अत्यधिक गुस्सा जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। और नाउन कैसा नाउन होगा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एपिक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एपिक यहाँ पर एडवर्ब की तरह यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द हेडमास्टर, ठीक है, डैश टू स्पीक टू यू। तो हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक, हेडमास्टर क्या कर रहे हैं, आपसे क्या है, बोलना चाह रहे हैं। हेडमास्टर वांट्स क्या हो जाएगा, वांट्स, ठीक है, वांट्स टू स्पीक, ठीक है। अब यहाँ पर वांटिंग नहीं होगा। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, यानी कि उसमें क्या है, आईएनजी लगा के आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि जीरन के रूप में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में यूज नहीं करते, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि मैं कहूँ मैं आपको समझ रही हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ये मैं नहीं बोला, बल्कि क्या बोलूंगी, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। तो अंडरस्टैंड को हम क्या करेंगे, वहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, अगर आप कंटिन्यूअस में यूज करते हैं तब वहां पर आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, मैं बोलूंगी आई अंडरस्टैंड यू। इसी तरीके से जो वांट है, वहां पर वांटिंग का यूज नहीं कभी करते हैं कंटिन्यूअस में, बल्कि यहाँ पर किस में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उस सेंटेंस को बनाएंगे। किस में बनाएंगे, उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनाएंगे। किसमें, सुनिए यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती क्या है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखिए एस या ईएस यहाँ पर मैंने लिखा है ना, तो देखिए अब एस या ईएस का यूज कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ही स्पीक, ठीक है, स्पीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ आई स्पीक, ठीक है, मैं बोलती हूँ, तो क्या लगाएंगे, SPEK। देखिए समझिए, ही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस लगाएंगे, यानी कि इसी के अंदर ये एस ऐड करेंगे। अगर आई है तो हमको एस लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। समझ में आता है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है मैंने आपको दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर वांट्स होना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन एक वांट भी दे देते,
ठीक है, और आप वहाँ पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर हेड मास्टर आपका क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे। किसी वर्ब में एस का यूज़ करते हैं, किसी वर्ब में ई एस का यूज़ करते हैं। हर वर्ब अपने साथ में एक नया चीज़ लेता है, यानी कि कहीं पर वो एस लेगा, कहीं पर वो ई एस लेगा। ठीक है, तो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है, उस वर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेंटेंस पे नहीं, उस वर्ड पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब इसमें आर्टिकल का यूज करना है। यहाँ पर कौन सा हो जाए, आर्टिकल आपके कितने होते हैं, ए एंड और द, 3 आपके आर्टिकल होते हैं। द आपका कैसा आर्टिकल होता है, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए एंड का कैसे आर्टिकल होते हैं, ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल आपके दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन आपका कैसा होता है, ये आपका हो जाएगा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, 1 आपका क्या है, तो 1 आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके कैसे हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं। नंबर जो जिस एडजेक्टिव से नंबर का पता चलता है उनको बोलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ है। तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा, दा का यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर किसका यूज़ होगा, आ का यहाँ पर यूज़ होगा। और डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता क्या है, एक क्या वफादार प्राणी, वफादार जानवर होता है। ठीक है, ठीक इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा किसका, ए का यूज़ होगा, ना कि दा, ना कि एन। ठीक है, ए आपको पता है, जहाँ पर एन का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पर साउंड आपके वॉवल से निकलता है, जैसे ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, इनका अगर साउंड निकलेगा तो आपको क्या लगेगा, एन लगता है। साउंड की मैं बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपका मतलब ए ई आई ओ यू से कुछ वर्ड शुरू होते हैं, कुछ वर्ड नहीं शुरू होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, जहाँ पर ए ई आई ओ यू का साउंड निकलेगा वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, और बाकी जगह पर हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल डॉग है, डॉग आपका डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पर ए का यूज़ करते। अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ और होता, जैसे कि एग्जाम्पल कोई दे दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एग होता, ठीक है, तो सेंटेंस भी आगे अलग होता ना, एग होता तो वहाँ पर क्या यूज़ करते, एन का यूज़ करते। ठीक है, तो जो वर्ड ए ई आई ओ यू से यूज़ होते हैं या उनका साउंड ऐसा निकलता है, वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट से जो वर्ड यूज़ होते हैं उनके आगे हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ए एन में से हमको चूज़ करना होता है तो, ठीक है, ए एन में से चूज़ करना होता तो उस कंडीशन में मैं बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, 27 तो हो गया। विच वर्ड गोज टुगेदर विद स्विमिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, यानी कि स्विमिंग से आपको नया वर्ड बनाना है, तो कौन सा, सूट हो जाएगा, क्लोथ हो जाएगा, रोब हो जाएगा, या आपका पूल। तो स्विमिंग पूल आपका सीधे सीधे निकल रहा है, तो स्विमिंग पूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, स्विमिंग पूल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस, कौन सा यहाँ पर जो वर्ड है वो आपका पॉजेसिव केस में है। ठीक है, कौन सा वर्ड है आपका पॉजेसिव केस में है, एक मिनट पहले इसको हटा देते हैं। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, मी हो जाएगा, यू हो जाएगा, या माइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिखती हूँ तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आपने पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं, आई, और वी आपके किस में आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन। आई का पॉजेसिव केस क्या हो जाता है, माई और माइन होता है। ठीक है, आई का पॉजेसिव केस माई और माइन हो जाता है। वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, आर होता है, या आर्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों होते हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक है, आई, माई, माइन, वी, आर, आर्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, यू का सब्जेक्टिव केस पहले क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, यू आएगा, फिर क्या आएगा, योर आएगा, योर्स आएगा, योर आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आते हैं। ही में आपके थर्ड पर्सन में कौन कौन से आ जाएंगे, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, और क्या आ जाएगा, ही, शी, इट और दे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी सीधे। तो ये वाला आपके बीच वाले पार्ट ये क्या हो गए, ये आपके मैंने पॉजेसिव केस लिखे हैं, ये आपके क्या हो गए, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये मैंने आपके क्या लिखे, ये आपके मैंने सब्जेक्टिव केस लिखे हैं। तो इस तरीके से आई आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। यू आपका कैसा है, ये सब्जेक्टिव केस भी है और इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस भी है।
ठीक है। मी आपका कैसा केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए यहाँ पर मी दे रखा है ना, तो मी आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस है। यू आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो माइन है वो आपका कैसा है, माइन आपका कैसा है, माइन आपका पॉजेसिव केस है। और मान लीजिए माइन ना होकर के यहाँ पर माइन भी माई भी होता तब भी क्या होता है, ये भी आपका पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, माई आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सुनिए यहाँ पर माई आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो माइन है आपका, जो माइन आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में चीज़ें आ रही हैं। तो जैसे कि है माई है, आर है, ओ यू आर की मैं बात कर रही हूँ, आर हो जाएगा। इसके अलावा हिज हो जाएगा, फिर इसके अलावा हो जाएगा हर हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो ये आपके कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, उसी तरीके से माइन है, आर्स है, योर्स है। ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी लोग इसको भी जो यहाँ पर क्या समझ लेते हैं, इसको भी प्रोनाउन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। माई आपका एडजेक्टिव है और जबकि माइन आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो अगर आपने डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी कुछ तो समझ में आई होंगी। अगर आपने बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपको चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। फिलहाल मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आई आपका कैसा सब्जेक्टिव केस है, यू आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, माइन आपका कैसा पॉजेसिव केस है और मी आपका कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। पर्सन आपके कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज समझिए, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें की जा रही है, जिस टॉपिक के बारे में बातें की जा रही है वो थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ लीजिए, बस इतना ही रखते हैं तो चीज़ें बस ठीक है आ गई होंगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताना है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए बहुत से क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है यूज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कहीं वो प्रोनाउन बन जाता है, कभी वो एडजेक्टिव बन जाता है, कभी वो एडवर्ब बन जाता है और कभी वो क्या बन जाता है, ठीक है, कभी वो कंजक्शन भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है रिलेटिव प्रोनाउन बताना है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एक तरीके की क्या है, एक ये प्रोवर्ब है। ठीक है, एक तरीके की क्या कहावत है। तो सीधे यहाँ पर क्या हो जाए, ऑल, ठीक है, दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी कि निर्जीव चीज के लिए क्या लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑल दैट ग्लिटर्स यानी कि क्या है इसका मतलब, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स यानी ग्लिटर्स यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए यूज हो रहा ना, तो ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर यानी सारी चीज़ें जो क्या चमकती हैं, इज नॉट गोल्ड, वो क्या सोना नहीं होती। चमकती, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, तो कौन क्या यूज होगा, यहाँ पर दैट का यूज होगा। विच आपका क्या है, व्यक्ति के लिए भी यूज होता है, और विच आपका क्या है, यानी कि चीज़ों के लिए भी यूज हो सकता है और क्या है, व्यक्तियों के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, हुम आपका और हु आपका किसके लिए यूज होता है, यहाँ पर व्यक्तियों के लिए यूज होता है। दैट आपका निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में क्या, दैट लगाएंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक है, अब ये आपके 31 से 40 तक के क्वेश्चन आपके संस्कृत के हैं। संस्कृत यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, संस्कृत को हम लोग यहाँ पर स्किप करते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन हम आपके पर्यावरण के देखेंगे। पर्यावरण के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर 41 से स्टार्ट है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर पर्यावरण एंड सामाजिक अध्ययन। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टडीज यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सा एक अदिश राशि है। अब आपको सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, कौन सी अदिश राशि, अदिश राशि यहाँ पर पूछी गई। फटाफट बताइए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर यंग का मापांक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यंग का मापांक एक क्या है, अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती, जिसमें क्या है, हमें परिमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अदिश राशि में हमें क्या है, परिमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमें इसमें परिमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिशा की वो सॉरी मैं क्या बोल गई, अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता
परिमाण की आवश्यकता पड़ती है और दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधे सीधे लैंग्वेज में समझिए। जहाँ पर हमें परिमाण की तो आवश्यकता पड़ती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी राशियाँ क्या होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं। तो यंग का मापांक आपकी अदिश राशि है, जबकि भार है आपका, आवेग है, त्वरण है, वो आपकी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, जिसमें दिशा होती है सदिश। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे ही याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब एक माध्यम से अन्य माध्यम होकर गुजरती है या गुजरता है। ठीक है, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाता है। ठीक है, जो प्रकाश में होने वाली जो घटना यानी कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जो गुजरती है, दूसरे माध्यम में जाती है, उसे क्या बोलते हैं, संचरण बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं या वितरण बोलते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है। ठीक है, सीधे बताना है आपको एनीमोमीटर किसके लिए यूज होता है, बताइए यहाँ पर। तो वेग के लिए, हवा द्रव्यमान के लिए, हवा की गति के लिए, तापमान के लिए। इससे आप क्या चीजें मापते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इससे क्या हम करते हैं, हवा की गति को मापते हैं। ठीक है, हवा की गति को मापते हैं, किससे, एनीमोमीटर से हवा की गति को यहाँ पर मापा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की थी, लियोन बॉटिस्टा अल्ब्रेनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आपको खोज नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना, इसकी जो है इसे किससे मापा जाए, एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। यहाँ पर किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल, यानी बॉक्साइट क्या है, बताइए। बॉक्साइट आपका क्या है, तो बॉक्साइट आपका क्या है, एक अयस्क है। ठीक है, तो ये किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का हो जाएगा, लोहे का हो जाएगा, स्टील का हो जाएगा, सोने का हो जाएगा। 44 का आंसर देना है, फटाफट दीजिए। तो एल्युमिनियम का ये क्या है, बॉक्साइट क्या है, एक तरीके का अयस्क है। ठीक है, तो ये किसका अयस्क है, तो ये है अयस्क एल्युमिनियम का है। इसके अलावा ये आपको जो बॉक्साइट है ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाता है, उड़ीसा में मिल जाता है, बिहार में मिल जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में ये क्या है, बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, जिसका सूत्र आपको यहाँ पर याद रखिएगा, Al, ठीक है, Al2O3 2H, ठीक है, 2O। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉक्साइट का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉक्साइट आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका अयस्क हो जाएगा, ये एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, बताइए। यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, तो आप इसमें देखिए कौन सा हाइड्रोजन के बारे में गलत कथन दे रखा है। हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है, तो बिल्कुल ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ड्यूटेरियम के परमाणु में 1 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, तो बिल्कुल यहाँ पर यही वाला आंसर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोटियम हाइड्रोजन से क्या आपको याद रखना है, प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे हल्का व सामान्य समस्थानिक है। ठीक है, ये आपका सबसे हल्का और सामान्य समस्थानिक है, तो यहाँ पर दुर्लभ समस्थानिक वाला ऑप्शन, ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस वजह से यही वाला ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया कौन सा गलत है, इसी वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी आंसर दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर चलते हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। अब पीएच मान से आप क्या पता लगाते हैं, कौन सी चीज जो है आपकी क्षारीय है और कौन सा, मतलब चीज का मतलब कौन सा आपका द्रव आपका क्षारीय है और कौन सा आपका अम्लीय है, इससे ये पता चलता है। तो जिसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है, पहले तो आप बताइए पीएच मान किसका 7 है, फिर मैं बताती हूँ जिसका पीएच मान 7 होता है तो वो कैसी होती है, वो अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। जल्दी से पहले आप तो ये बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कैसा होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 7 होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है, ना तो वो अम्लीय होती है ना तो वो क्षारीय होती है। तो आपका शुद्ध जल होता है जो क्या है, वो एक तरीके उदासीन द्रव है। कैसा द्रव है, उदासीन द्रव है, उदासीन
ये आपका द्रव है, ठीक है, द्रव, ठीक है, लिक्विड की मैं बात कर रही हूँ, द्रव यानी कि पदार्थ की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। समझ में बात आई? तो ये आपको चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। तो जिसका जो आपका जल का शुद्ध जल की बात हो रही है, जिसमें मिलावट नहीं होती है, ठीक है, तो वो क्या है, पीएच मान किसका कितना हो जाएगा, 7 इसका पीएच मान हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? किसमें खुला जो है, जो आपका परिसंचरण होता है, जो खुला होता है। तो कॉकरोच में आपका जो ये होता है, ये क्या होता है, खुला होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है आर्थ्रोपोडा संघ में, ठीक है, मैं लिखती हूँ, आर्थ्रोपोडा संघ में कैसा तंत्र होता है, खुला हुआ तंत्र होता है। और आर्थ्रोपोडा संघ में क्या है, आपका कॉकरोच भी आता है, इसलिए क्या है, इसका भी खुला तंत्र होगा, ठीक है। इसके अलावा चूहा है, मनुष्य है, पक्षी, इनका कैसा होता है, बंद होता है, ठीक है। तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। आपका संघ भी पूछा जा सकता है, तो कॉकरोच कैसे संघ में आता है, आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, ठीक है, जिसमें क्या है, आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपका जो है हीमोग्लोबिन की वजह से आपका रक्त यानी कि हमारा आपका रक्त कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए से क्या बोलते हैं, हीमोलिम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोलिम्स कहा जाता है। समझ में बात आई? हीमोलिम्स कहा जाता है। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, हीमोलिम्स, ठीक है, हीमोलिम्स, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। तो हीमोलिम्फ यहाँ पर हो जाएगा किसके लिए, कॉकरोच के लिए। संघ कौन सा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। कैसा संचरण होता है, खुला संचरण होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे इतनी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, हाँ, ये अम्लीय वाला ये भी समझ लीजिए, यहाँ पर 7 वाला यहाँ पर समझ लीजिए, किसका पीएच मान, कौन सा आपका अम्लीय होगा, कौन सा आपका क्षारीय होगा। तो 7 से अगर कम होगा, 7 से अगर कम होगा तो क्या होता है, 7 से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है। 7 से अगर कम होगा तो क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो 7 से कम पीएच मान वाले कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। 7 से अगर कम होगा तो कैसे होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, 7 से ज्यादा होगा तो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाएगा। 7 से कम वाले पीएच मान कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जिसका 7 से ज्यादा पीएच मान होता है वो द्रव कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। एक मिनट, हाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 48। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है, यानी कि प्रोटोजोआ के अलावा, ठीक, कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है, यानी कि प्रोटोजोआ में नहीं होता लेकिन इसके अलावा सभी प्राणी जगत में होता है। तो इंसुलिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा, ये इमाइलेज हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इमाइलेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इमाइलेज का काम क्या होता है, ये क्या होता है, पाचन में सहायक होता है, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, जो आपका जो एंजाइम है, ठीक है, तो ये इमाइलेज है क्या, ये एंजाइम्स हैं। तो ये क्या करता है, पाचन में क्या है, पाचन करने में, पाचन क्रिया में इसकी क्या है, मतलब ये सहायक होता है। ये क्या करता है, क्या है इसका काम, क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है। किसमें, ग्लूकोज स्टार्च को किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज, और किसमें तोड़ता है, माल्टोज, इनमें क्या है, तोड़ता है, ठीक है। ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है, इमाइलेज एंजाइम यहाँ पर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। ये क्या है, पाचन में ये क्या है, सहायक होता है, पाचन क्रिया यानी कि हमारे खाने को पचाने में सहायता देता है, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी यहाँ पर प्राणी जगत में जो भी होते हैं, तो उनमें सभी में ये पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। फटाफट दीजिए आंसर। डॉट्स, बहुत सुना होगा, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए होता है, तो बिल्कुल आपको पता है, क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ठीक है। तो इसके इलाज में यानी कि डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा है, यानी कि आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स को, राइबोसोम को, डिक्टियोसोम को, या फेगोसोम को। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको देना है, कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा, फटाफट दीजिए। यहाँ पर आज हम लोग हिंदी करेंगे, हिंदी हो गई हमारी, इंग्लिश हो गई, और विज्ञान के क्वेश्चन आपके हो गए। चल कौन सा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो आपके कौन से यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, नहीं पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो लाइन से चीज़ें दे रखी हैं, जल्दी से बताइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन कल करेंगे,
ठीक है, जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पर ना जाए। साइंस के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, साइंस तक ही करेंगे आज। ये आपका चल रहा है, साइंस चल रहा है, साइंस चल रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं, क्योंकि आपका मैंने सोचा जीएस है, तो जीएस में अब जाहिर सी बात है जीएस के क्वेश्चन में आपके साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें आपका ये आपका साइंस ही पोर्शन चल रहा है, क्योंकि आपका सुपर टेट में सब डिवाइड है। आपका साइंस अलग दिया हुआ, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन अलग दिया हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स अलग दिया हुआ है, सूचना तकनीकी अलग दी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपके दे रखी हैं, आपको पता है कितने कम से कम आपके बहुत से आपके सब्जेक्ट्स में पूछा थे, कौन कौन से, हिंदी, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन होगा, शिक्षण कौशल हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, ठीक है, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, ठीक है, और कैसा करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गई, सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, और जीवन कौशल। इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर लाइसोसोम यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर है, तो लाइसोसोम यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपका है क्या, ये कोशिकांग है, और इसे क्या करते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्मघाती कहिए या आत्महत्या की थैली कहिए, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या है, कोशिकांग है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, तो 20 क्वेश्चन हिंदी के किए हम लोगों ने, 20 क्वेश्चन हिंदी के किए, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के किए, ठीक है, और आपके 10 क्वेश्चन कितने कर लिए, विज्ञान के कर लिए। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने किए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप चाहिए, आपको इससे भी मतलब पूरी क्लासेस चाहिए, पूरे सेट पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी पूरा प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश करूँगी, या थोड़ा कराया जाए जिससे कि आप भी परेशान ना हो, ठीक है। मतलब आपको चीज़ें समझ में आ जाए, वीडियो लंबा ना हो, तो चीज़ें समझ में जल्दी आती है ना, एक साथ करा दो तो चीज़ें आपके ऊपर से निकलने लगती हैं। हालांकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको एक साथ करने की क्या है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको यहाँ पर हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो क्या थोड़े क्वेश्चन के बाद आप जो है आपके सिर में दर्द होने लगता है। रीज़न यही होता है कि आप एक साथ घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, यही इसका रीज़न होता है, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन, सॉरी 50 नहीं, कितने क्वेश्चन किए, तो यहाँ पर हम लोगों ने किए कितने, 30, 40 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए, ठीक है। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इस क्लास में कर लिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर इस क्लास को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।